जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर, जिस बयान को लेकर अब बांग्लादेश ने कहा है कि इनके इस बयान के चलते आतंकवादी इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्च आयोग के समक्ष ममता बनर्जी की उन टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है जिन्हें लेकर विवाद पनपा है। क्या है पूरा मामला, उसको हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी देख रहे हैं तो उसे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने क्या कहा है और ममता बनर्जी ने क्या कहा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा क्या है। ममता बनर्जी हैं कौन? तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा चल रही थी और जिसमें कई लोगों के मौत की खबर निकल के आई है और उन्हीं चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिक्स खेल दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि यह एक अन्य देश है और इस विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार बोलेगी। इतना तो उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बंगाल का दरवाज़ा हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो असहाय हैं, यानी बांग्लादेश में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिन्हें मारा जा रहा है, उन सभी के लिए ये बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश में शरण देने की बात कर रही हैं। और इसका ये हवाला दे रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है जिसमें कि अगर कोई पड़ोसी देश में परेशान है और वो दूसरे देश में जाना चाहता है तो पड़ोसी शरणार्थियों का सम्मान करने की बात करते हुए ये बातें इन्होंने एक तरह से की है। लेकिन आपको बता दें कि शरण देना या नागरिकता देना, नागरिकता अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का विषय होता है और जो राज्य होता है, राज्य के मुखिया जो होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने देश के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अपने राज्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मुद्दों पर बोलने का अधिकार भारत सरकार का होता है। यानी कि जो भी बातें रखी जाती हैं भारत सरकार के माध्यम से रखी जाती हैं। सोशल मीडिया पर भी इन चीज़ों को लेकर लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बाद में, यानी कि ममता बनर्जी ने बाद में एक्स पोस्ट पर फिर से यह वादा दोहराया कि सैकड़ों छात्र और अन्य लोग संकटग्रस्त बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल भारत लौट रहे हैं। मैं अपने राज्य प्रशासन से लौटने वालों को भी सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। उदाहरण के लिए लगभग 300 छात्र हिली सीमा पर पहुंचे और अधिकांश सुरक्षित रूप से अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनमें से 35 को मदद की ज़रूरत थी और हमने उन्हें बुनियादी सुविधाएं और सुविधा सहायता वगैरह जो भी ज़रूरतें थी उनको हमने प्रदान की। तो ये रही ममता बनर्जी की बातें। अब बांग्लादेश क्या कह रहा है? बांग्लादेश कई बातें कह रहा है। जब शरणार्थियों को आश्रय देने की पेशकश की जा रही है तो इस पर बांग्लादेश ने आपत्ति दर्ज कराई और उसने कहा कि आतंकवादी जो हैं इस तरह की घोषणाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि वो भी अपने को एक तरह से प्रताड़ित बताकर भारत में घुस सकते हैं। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की एक विशाल शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने जो कहा उसका बांग्लादेश एक तरह से विरोध दर्ज करता है भारत सरकार के समक्ष, ऐसा बांग्लादेश ने कहा। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के समक्ष ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। बांग्लादेश ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से हमारे देश के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश की संप्रभुता पर ये सवालिया निशान हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश ने उच्चायोग को सूचित किया कि वे स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ऐसी टिप्पणियां भ्रामक हैं, भड़काऊ हैं। बांग्लादेश सरकार ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का ममता बनर्जी द्वारा दिया गया संदर्भ देश में मान्य नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने ये बातें कही हैं, भारत सरकार के समक्ष अपनी आपत्ति जताई है। वहीं बांग्लादेश ने भारत सरकार को क्या कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी आपको बताएंगे। महमूद यानी कि विदेश मंत्री हसन महमूद ने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जिनके साथ हमारा बहुत करीबी रिश्ता है,
हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर छात्रों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 184 तक होने का दावा किया गया है। क्या है बांग्लादेश का मामला, वहाँ पे इंटरनेट क्यों बंद है, उसकी हम बात करें तो पिछले सप्ताह से बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट रहा है, जिससे देश में इंफॉर्मेशन फ्लो को प्रभावित किया गया है। सीमित कनेक्टिविटी रातों में बहाल कर दी गई थी, जिसमें बैंकों, प्रौद्योगिकी फर्मों और मीडिया आउटलेट्स जैसी कंपनियों को प्राथमिकताएं दी गई थी। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में सुधार को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और हाल ही में ढाका की सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्र उतर आए और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। आंदोलन हिंसक न हो जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल महीने भर के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है, यानी कि बांग्लादेश में अब किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है 1 महीने के लिए। रिजर्वेशन पर तलवारें हमारे देश में ही नहीं, पड़ोसी मुल्कों में भी खींची रहती हैं। आपके देश में भी देखेंगे तो अभी हाल ही में बिहार में आपने देखा होगा कि ताती ततवा जनजाति है, जो पान जनजाति है, उसको जो एससी से निकाल के दूसरे कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि उनको इस आधार पर हटाया गया कि एससी के जो उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे। इसी तरह से बांग्लादेश इसका ताज़ा उदाहरण बना है। यहाँ सरकारी जॉब में 1/3 पद उन लोगों के लिए है जिनके पुरखों ने साल 1971 में हुए आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। यानी कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस समय जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विशेष योगदान रहा है, उस आंदोलन में जो लोग भाग लिए थे उनके परिवार वालों को इस तरह के आरक्षण मिलते हैं। यहाँ बता दें कि पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से से टूटकर बांग्लादेश बना, जो बंगाली भाषी मुस्लिमों का था। इसके बाद पुराने कोटा सिस्टम में कई बदलाव भी किए गए थे। सबसे ज़्यादा आरक्षण सिविल सर्विस में बैठने वालों के लिए मिला। साल 1972 में, यानी आज़ाद मुल्क बनने के तुरंत बाद, वहाँ की सरकार ने बांग्लादेश की सिविल सर्विस शुरुआत में इसकी 30% नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि जो भी वहाँ पे युद्ध में शामिल थे, के परिवार के लिए थी। 10% उन महिलाओं के लिए थी जिन पर आज़ादी की लड़ाई में असर पड़ा था। 40% अलग अलग जिलों के लिए आरक्षित था। अब बाकी रहा 20%, तो इतनी ही सीटें मेरिट वालों के लिए थी। मुझे जहाँ तक लगता है कि शुरुआत में जब 30% नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों को शामिल किया गया, तो उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि नया देश बना था और वहाँ की तत्कालीन सरकार ये नहीं चाहती होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रशासन में आ जाए जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था इसके विरोध में, यानी कि वो पाकिस्तान का समर्थक हो। इस प्रकार से वो ऐसी व्यवस्थाएं किया था कि 30% लोग ऐसे रहे हों जो पूर्ण रूप से बांग्लादेश के पक्ष में हो। बीच के सालों में इसमें कई बदलाव होते रहे। मसलन प्रभावित औरतों के लिए कोटा में बहुत कम ही महिलाएं आ रही थीं, जो 10% को हर तरह की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। जिलों का कोटा घटाकर 10%, जबकि आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वालों या उनके बच्चों के लिए आरक्षण उतना ही रहा। मतलब 30% अब मेरिट के लिए 45% जगह बन गई। साल 2012 में 1% दिव्यांगों के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस तरह से ऊंची नौकरियों के लिए 56% जगह आरक्षण के नाम चली गई, जबकि मेरिट वालों के पास 44% ही गुंजाइश रही। कुछ सालों में इसमें फिर बदलाव हुआ। इस पर गुस्सा लगातार जनता का, छात्रों का भड़क रहा था। शेख हसीना पर यह आरोप भी लगे कि वे फेवरेटिज्म खेल रही हैं। दरअसल हसीना बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। अगर आप मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने एक जो बायोग्राफी बनाई है शेख हसीना की, तो आप सर्च कर सकते हैं शेख हसीना की बायोग्राफी बाई MPS हिंदी या बाई मोहन पाठक सर, तो आपको हमारे ही चैनल पर, इसी चैनल पर MPS हिंदी पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में। उनके बारे में कहा जाने लगा कि वो जानबूझकर आज़ादी में हिस्सा ले चुके परिवारों के बच्चों को 30% सीटें देती रहती हैं। प्रोटेस्ट हिंसक रूप लेने लगे थे। हालात ऐसे बने कि स्टूडेंट ने सरकारी वेबसाइटों को ही हैक कर लिया और उस पर कोटा खत्म करने के बैनर लगाने लगे। आखिरकार साल 2018 में शेख हसीना सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अप्रैल में सरकारी जॉब्स में आरक्षण खत्म करने का ऐलान कर दिया। बीते 6 सालों से नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं था। इस बीच आज़ादी के लिए लड़ने वालों के परिवारों ने सरकार के फैसलों को गलत बताते हुए कोर्ट में याचिका डाल दी। याचिका पर इसी साल जून में
फैसला लेते हुए अदालत ने माना कि रिजर्वेशन हटाना गलत था और ये दोबारा शुरू किया जाए। फैसला आते ही एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने महीने भर के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को होल्ड पर डाल दिया। इस दौरान सुनवाई और फैसला हो सकता है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30%, महिलाओं को 10%, अलग जिलों के लिए 10%, जबकि एथनिक माइनॉरिटी के लिए 6% कोटा है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी हैं, लेकिन उनके लिए कोई अलग रिजर्वेशन नहीं है। जैसा कि हमारे भारत में मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, या जो अल्पसंख्यक भारत में मुसलमान ही है, और जैसे जैन हुए, पारसी हुए, इन लोगों को अल्पसंख्यक में जाना जाता है और भारत में सबको कहीं ना कहीं कोटा मिला हुआ है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा हिंदू माइनॉरिटी के साथ नहीं है। यहाँ एथनिक माइनॉरिटी में जनजातीय लोग हैं, जैसे संथाल, पांखो, त्रिपुरी, चकमा और खासी हैं। पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश बनने के बाद से वहाँ हिंदू आबादी बेहद तेज़ी से कम हुई है। साल 1971 में वहाँ 20% से ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे, जो अब घटकर 8% से भी कम रह गए हैं। उनके साथ हिंसा और भेदभाव की खबरें लगातार बाहर आती रही हैं। हाल के सालों में बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों पर भी तोड़ फोड़ लगातार बढ़े हैं। ये अलग बात है कि हसीना सरकार भारत से अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए हिंदुओं को बराबरी देने की बातें लगातार करती रही हैं, लेकिन कुल मिलाजुलाकर बांग्लादेश में आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबर आ रही है। और इस बीच में भारत की पॉलिटिक्स में इसका फ़ायदा उठाया जाने लगा है, जिसमें ममता बनर्जी द्वारा लोगों के लिए दरवाजे खोलने की बात की गई है। अपने प्रशासन से ये कहा गया कि जो आएँ उनको आने दीजिए, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता का विषय बनेगा कि जिस प्रकार से CAA हुआ, NRC हुआ, इन सब का विरोध ममता बनर्जी करती रहती है। जैसे कि मुसलमानों को छोड़कर जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, अगर ये लोग अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, तो उनको भारत आने के लिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इन सब जगह से भारत जब आने के लिए भारत सरकार एक कानून लाई थी, जिसका लगातार ये लोग विरोध करते रहे हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों के लिए दरवाज़ा खोलना कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, और जिसको बांग्लादेश और भारत सरकार दोनों समझ रही हैं। और यही था पूरा मामला, जिसको लेकर इस समय गतिरोध बना हुआ है। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।